जो चैप्टर है, एक बात सिंपल भाषा में बताओ, अभी तक की जो जो कहते हैं ना आपकी जर्नी रही है फिजिक्स में, वो काफी हॉरिबल रही। लिटरली वो हॉरिबल होती है क्योंकि तुम्हें कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। जैसे होता क्या है, आपने एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, कई लोग तो बहुत देर में जागे, तो उनके लिए दिक्कत रहती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा एक बार और एफर्ट लगाने की कि तुम्हें वो सब कुछ जो छूट गया है उसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं वीडियो के साथ साथ। ये समझ ले कि फिजिक्स में जो डिफिकल्ट पोर्शन था वो यहां तक खत्म ही हो चुका है, अब आसान पोर्शन है। इसके अलावा एक चैप्टर और आएगा जो जो अभी तक के सारे चैप्टर का बाप है, जिसको बोलते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स, लेकिन वो बहुत कम ही आपके कोर्सेज में है आज की डेट में। डिटेल्ड रोटेशनल मैकेनिक्स खतरनाक लेवल की है, उसके बारे में चलो बात करने का अभी कोई मतलब बनता नहीं। इफ आई से कि वर्क बाय एनर्जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो वो तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ हर चैप्टर के बारे में, लेकिन मैं आज पहली बार सच बोल रहा हूँ कि वर्क बाय एनर्जी इज अ चैप्टर जो बोलता है अच्छा चलो तुमने अभी तक जिंदगी में कुछ पढ़ाई नहीं करी फिजिक्स में, पिछले 4 महीने तुम्हारे बर्बाद हो गए फिजिक्स में, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मुझे ठीक ठाक तरीके से पढ़ लो, काम भर का पढ़ लो, किसी और चैप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी चैप्टर अभी तक गए यूनिट्स मेजरमेंट को हटा करके, बाकी बढ़िया प्रॉब्लम्स जो आएंगी वो मैं करा दूंगा बिना इंटीग्रेशन से। क्या इंटीग्रेशन से डर लगता है हल्का फुल्का? तो नो वर्क सर, लगता है ना, वो काफी काफी लोगों को लगता है, लेकिन लेट मी टेल यू, अगर आप एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो कोशिश करो उस डर से दोस्ती करने की, वरना वो डर आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो आपने क्या बोलना है कि अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो भाई साहब उससे लड़ना है, उस डर से डरना नहीं है। अगर बायो वाले स्टूडेंट हैं तो आप, इट इज लाइक अ बैल स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड, तो आपको क्या करना है, बायो वाले स्टूडेंट को रास्ता अलग बदल के बस काम भर का इंटेशन पढ़ लेना है। मैथ्स के स्टूडेंट को उस बैल से लड़ना ही पड़ेगा, नहीं वरना वो जहां जहां जाएगा वो बैल उसके पीछे पीछे आएगा। समझ आया कि नहीं आया? इट इज वेरी क्लियर, आई हैव गिवन यू वेरी सिंपल फंडामेंटल्स की तुम्हारे लिए इंटीग्रेशन एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप आने वाले टाइम में कोडिंग सीखते हैं या कोडिंग पे काम करते हैं या अलग अलग चीजों में रोबोटिक्स में काम करते हैं, देन ऑल्सो यू विल रिक्वायर अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, इट विल बी रिक्वायर्ड व्हेन यू ग्रो अप, ग्रो मोर। तो सब कहानियां बहुत हैं, बात सच है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है। लोगों को 10th से उठा करके 11th में डाला और 11th में ले आकर के वो बैल के सामने खड़े कर दिया, तो दिक्कत होती है, डर लगता है। इसलिए इस चैप्टर में इंटीग्रेशन एज लेस पॉसिबल वो हम करेंगे, और इस चैप्टर में जो फॉर्मुलेस बन करके आएंगे वो इंटीग्रेशन से जरूर आएंगे, लेकिन बहुत हलवा हलवा इंटीग्रेशन। लेकिन अगर तुम्हें वो फॉर्मूला समझ आ गया और तुम्हें वो लगाना आ गया तो तुम्हें कोई और चैप्टर, काइनेमेटिक्स नहीं आता कोई बात नहीं, डायनेमिक्स नहीं आता तो कोई बात नहीं, काम भर का क्वेश्चन इस चैप्टर से किया जा सकता है। ध्यान देना, ये चैप्टर बहुत डिटेल में बात करेगा कि कैसी टाइप की फोर्सेस होती हैं। अभी तक जो तुमने फोर्सेस पढ़ी है केवल फोर्स पढ़ी है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। एग्जैक्टली ऐसा नहीं पता है कि फोर्स के द्वारा किया गया वर्क, जैसे बच्चे ने बोला अभी कि फोर्स का फॉर्मूला है वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये सब चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड स्केलर क्वांटिटी हमें अच्छी लगती है क्योंकि उनका 2 + 2 4 होता है, आसान होता है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में वर्क हो, पावर हो, एनर्जी हो, तीनों ही क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए भी ये चैप्टर बहुत क्या हो जाता है, आसान, प्यारा, सिंपल। अभी तक जितने भी चैप्टर रहे हैं क्या कहीं ना कहीं कोई ना कोई वेक्टर बैठा हुआ था, प्रॉब्लम कर रहा था, हमने कोई दिक्कत नहीं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्केलर स्केलर खेल आज का जो मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि कई लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हमें ये क्या क्या कर रहे हैं, थोड़ा एक्सीलरेट करके लिखवाने वाला काम भी जल्दी जल्दी करा दूंगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या क्या एग्जाम में आ सकता है। जिन लोग का एग्जाम है उनमें सब्जेक्टिव आ रहा है, ऑब्जेक्टिव आ रहा है, पहले मुझे ये बता दो बस। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं आ ऑब्जेक्टिव रहा है 20%, तो 20% तो 2 डेरिवेशन होंगे, 2 या 3 डेरिवेशन, वो मैं बता दूंगा। तो शुरुआत देख बेटा, ये वर्क पावर एनर्जी है, इसमें 2 चीजें सेम है, दैट इज वर्क एंड एनर्जी। अगर तुम लोग इतने बड़े होकर के आए हो तो तुमने कहीं नाम सुना होगा कि वर्क की यूनिट होती है जूल्स, सुना हुआ है, एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, जूल्स। व्हाट इज वर्क एंड एनर्जी में डिफरेंस? कोई बहुत खासा डिफरेंस नहीं है। वर्क करने पर एक बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है, सिंपल सी बात याद रखना। वर्क एंड एनर्जी इज लाइक टू सेम फिजिकल क्वांटिटीज इन 2 डिफरेंट मैनर्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। नॉर्मली हम वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में समझें तो आप समझिए, अगर मैं इस चैप्टर को डिवाइड करना चाहूं तो इस चैप्टर को डिवाइड करने के लिए
सीसीपी के लिए एक पन्ना छुड़वा दूंगा मैं जानबूझ के, क्योंकि आज टाइम थोड़ा सा ज्यादा बकवास कम करेंगे, इनका एग्जाम हो जाए फिर सीसीपी जरूर लिखवाऊंगा। कल वाला जो चैप्टर था उसका सीसीपी मैंने कहा था लिखवाऊंगा, मैंने लिख दिया है, मैं भेज दूंगा उसे, आप प्लीज पहले चैप्टर पे पहले पेज पे फुल कर लेंगे। अब तब तो आपने पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया यार, सीसीपी तो आप खुद भी लिख सकते हो, बट मैंने लिख के भेजा है, कुछ अगर मैं छोड़ दूं तो प्लीज उसमें ऐड कर लेंगे। एक पेज छोड़ करके नेक्स्ट पेज में सीसीपी के बाद की कहानी सुनते हैं। अगर मैं इस वर्क पावर एनर्जी चैप्टर को बोलूं, तेरे लेट्स डिवाइड दिस पार्ट इन 100 पार्ट्स, 100% चैप्टर है मान ली, तो 100% चैप्टर में से 60% जो वेटेज है वो एनर्जी को है। 60% ऑफ द सिलेबस इज ऑल अबाउट एनर्जी, 30% सिलेबस वर्क का है, और पावर इज लाइक 10% भी ज्यादा बोल रहा हूं। साथ में इसका एप्लीकेशन आता है कोलिजन में। कोलिजन पढ़ाया गया है स्कूलों मेरे ख्याल से। कोलिजन अगर देखा जाए तो लेट्स से मैं इसको पावर को बोलता हूं कि ये 2% है और 8% कोलिजन हो गया। समझ आ गया क्या? तो पावर को केवल हम एक अंग्रेजी में एक लाइन लिखेंगे, वहीं खत्म हो जाएगा पावर, ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। ओके। लेकिन पहले तुम्हें क्या लगता है सबसे पहले कौन सा पढ़ना चाहिए इस हिसाब से? एनर्जी ज्यादा वेटेज है, लेकिन एनर्जी पढ़ नहीं सकते। एनर्जी पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? वर्क। तो आज का मुद्दा वर्क एंड पावर है। एनर्जी में डेरिवेशन जो एग्जाम में आने वाला है, वो कब है एग्जाम? 29 तारीख को, यानी एक क्लास अभी और होगी मेरी। हाँ ठीक है, आराम से। आज क्या है? 26 है, 27, 28। ओके, तो क्या हुआ, हम क्या बात करते हैं, हम वर्क के बारे में बात करते हैं। बोलिए सोनाली। सर जो हमारी जो 27 को क्लास या 28 को क्लास होगी, उसमें लास्ट में 5 मिनट में रोटेशनल का थोड़ा ओवरव्यू दे दीजिएगा। 5 मिनट में रोटेशन की स्पेलिंग होगी बस, बता दूंगा। सर फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बता दूंगा, क्या क्या पढ़ के जाओ, उससे पहले बता दूंगा कि एग्जाम तुम्हारा हलवा तरीके से निकल जाए। ध्यान सुनेंगे। वर्क सुनने में जितना आसान है उतना ही आसान भी है, लेकिन क्या वर्क ये है कि मान लो मेरे घर में भैया, मेरे चाचा नानी सब लोग आए हुए हैं, भाई साहब मैं सुबह से एकदम लगा पड़ा हूँ, घर की सफाई कर रहा हूँ, बक्से इधर उधर कर रहा हूँ, फिर बहुत दिमाग खराब हो गया तो दीवार पे लग गया, दीवार को धक्का देना चालू कर दिया कि लोगों को लगे मैं कुछ काम कर रहा हूँ। लगा पड़ा हूँ भाई साहब, दिन भर लगा पड़ा हूँ, मस्त पसीने पसीने, इतनी दीवार को धक्का दिया मैंने सुबह से लेकर शाम तक। वर्क किया ना भाई, कोई वर्क। नाना जी बोले कितना बड़ा पागल है, सुबह से साला धक्का दे रहा है दीवार में, काम तो कर रहा है, मेहनत तो कर रहा है ना। फिर हमारे भाई साहब बोलेंगे फिजिक्स थोड़ी बहुत आती है उनको, कुछ नहीं बे, एक को डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, दीवार हिली नहीं, कोई वर्क नहीं हुआ। बोला अच्छा बेटा, एक काम करते हैं, मान लो नौकरी चली जाए, कुली का काम करना चालू कर दिया मैंने, स्टेशन पे खड़े हैं, सामान लेके जा रहे हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, सर पे रख के कुछ, तो वर्क किया, कुली ने वर्क किया। मान लो तुम गए स्टेशन पे, तो भाई साहब 4 सूटकेस है, तुमने कुली वाले को बुलाया, अमनदीप गई मान ले घर वालों के साथ, और भाई अमनदीप ने बोला 4 सूटकेस, कुली आया, सब रख लिया, 8वें कितना है 4 प्लेटफॉर्म पे गया भाई साहब, पूरा वहां पहुंचा, इसने बोला मैडम जी काम हुआ इतना 400 रुपए दीजिए। तो जब तक इसकी मम्मी पैसे देने वाली थी, इसमें कोई वर्क नहीं हुआ, 0 वर्क। लड़ाई होगी मस्त वाली, लेकिन फिजिक्स बोलता है कोई वर्क नहीं है। शी इज करेक्ट, क्योंकि इसने पढ़ लिया है कि वर्क हमेशा होता है या नहीं होता है, वो बहुत चीजें डिपेंड करती हैं उसके। वर्क जो हम फिजिक्स में डिफाइन करते हैं और जो जनरल लाइफ में डिफाइन करते हैं, हैज अ वेरी वेरी ब्रॉड डिफरेंस, जिसके बारे में हमें बात करनी है। वर्क और फोर्स, वर्क इज बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन क्या होता है कई बार फोर्स लगने के बावजूद कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, बर्डन 0 होता है। कई बार फोर्स लगती है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, फिर भी वर्क नहीं होता, क्योंकि डायरेक्शन की बात करेंगे। तो ये जो वर्क का जो फिनोमेना है, उसके बारे में बात करने से पहले, वर्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो एक लाइन है, एक चीज है जो आपको आनी चाहिए। मैंने कहा ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और ध्यान देना बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। What is a vector dot b vector? क्या आपको आता है orally without using your pen? 6 + 8 - 10 4 आता है, 2 न्यूमेरिकल हो गए, यही आएंगे। फोर्स दिया होगा, डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, एंड यू हैव टू फाइंड वर्क। तो एक काम करते हैं, वर्क को लिखना चालू करते हैं, वर्क को पढ़ना चालू करते हैं। जहां पर भी आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न आता है उसके बारे में जरूर बात करेंगे। टू आंसर दी क्वेरी जो मैंने लास्ट क्लास में पूछी थी, मैं भूल जाऊंगा कि जब साइकिल में हवा कम होती है तो एफर्ट ज्यादा क्यों लगता है?
बहुत सारे आंसर आए मेरे पास, लेकिन किसी का भी सॉरी आंसर सही नहीं था, क्लियर नहीं था। बहुत सारे लोगों ने गूगल भी किया लेकिन फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गूगल में भी सही आंसर इसमें दिया नहीं है कहीं। ये बात समझ लो, इसका सिंपल सा आंसर है कि एक अगर मैं एक रबड़ की बॉल ले लूं, अपने हाथ में पकड़ लूं और उसे बार बार ऐसे ऐसे करूं, तो क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा एक्स्ट्रा? बार बार उसको मैं डिफॉर्म कर रहा हूं, वो अपने आप को वापस गेन कर रही है, डिफॉर्म कर रहा हूं, गेन कर रही है। अगर यही काम मैं सुबह उठ करके 6 बजे से चालू करूं और शाम को 9 बजे तक करता रहूं, रात के 9 बजे तक, तो क्या उस बॉल में आग लगने की चांसेस हैं? यस, द एनर्जी इज सो मच, इतनी बार कि वो रबड़ जलने गर्म हो जाएगी काफी ज्यादा, आग मतलब गर्म हो जाएगी। तो नॉर्मली जब टायर में हवा कम होती है तो टायर का जो डिफॉर्मेशन है वो ज्यादा होता है। डिफॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है तो डिफॉर्मेशन करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और वो एनर्जी डिफॉर्मेशन की हमेशा डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो चलने के तो ठीक है, लेकिन उस डिफॉर्मेशन के लिए तो जो तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज गोइंग एज एन एक्स्ट्रा एफर्ट। सिंपल बात है। अगर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा होता, हवा नहीं है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता तुझे। अगर लोहे के टायर बना लो तो और अच्छे से चलेगी साइकिल, देन देयर आर प्रॉब्लम्स, जर्क लगेगा, बहुत सारी चीजें और होंगी। फ्रिक्शन फ्रिक्शन बेटा, फ्रिक्शन और रबड़ और लोहे में बहुत कम डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं कि भाई साहब बहुत डिफरेंस हो जाए, फिसलेगी, ये प्रॉब्लम है, स्लिप होगी, है बेटा। हाँ, स्क्वायर टायर्स तो भैया चल ही नहीं पाएंगे ना, बिकॉज सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, वो हमें पढ़। कभी देखा है जो 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 साइकिल्स होती हैं, जो रेसिंग साइकिल्स होती हैं, वो डिस्क होता है उसमें, कभी देखा है? हमारे वाले में तो नहीं होता, हम गरीब लोग हैं इसलिए हमारे वाली साइकिल में सस्ती वाली आती है, उनकी महंगी वाली आती है। फायदा क्या है? अबे हमें थोड़ा रेस करनी है, उसके बारे में होमवर्क। व्हाई डू वी यूज डिस्क साइकिल्स? जो साइकिल होती है उसमें डिस्क वाली साइकिल होती है। छोड़ या छोड़, जो कार होती है उसमें स्पोक्स नहीं होते। जो कार होती है, कार के टायर होते हैं, उसमें डिस्क लगा होता है पूरा का पूरा लोहे का, ना कि स्पोक्स। वाई? सोचना अभी नहीं। तो अब हमने डिफाइन करना है वर्क। शुरुआत करते हैं वर्क से, फटाफट लिखिए। वर्क इज सेट टू बी डन, वर्क इज सेट टू बी डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन अ, वर्क इज, हाँ बेटा, तो सीसीपी के लिए पेज छोड़ना है। हाँ हाँ, सीसीपी के लिए एक पेज छोड़ना है। सीसीपी मतलब करंट चैप्टर प्लान, उसके लिए पेज छोड़ना है। वर्क इज सेट टू बी डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, on a particle that produces the displacement of, that produces the displacement of the particle, that produces the displacement of the particle, displacement of the particle along the direction of, along the direction of applied force, along the direction of applied force। ध्यान देंगे, मान लो एक बॉडी है जिसका मास m है, यहां पर हमने एक फोर्स लगाई, लेट से F, कितनी लगा दी? F, एंगल कितना है? थीटा। तो सीधी सी बात है, इस फोर्स की वजह से ये बॉडी मूव करेगी, और जब तक ये मूव नहीं करती तब तक कोई वर्क नहीं होगा। हाँ, जब फोर्स लगेगी, कई बार ऐसा हो सकता है कि फोर्स भी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, वर्क नहीं हो रहा है, जैसे ये बच्चा बोल रहा है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। इस केस में पक्की बात है कि देयर इज गोइंग टू बी सम टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से द डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम हियर टू हियर, एंड दैट लेट्स से दिस वैल्यू इज s। कोई दिक्कत तो नहीं? सब बोलेंगे? तो आपसे पूछा गया वर्क कितना है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वर्क इज F cos थीटा इंटू s। ऐसा क्यों? ध्यान सुनो, दिस फोर्स इज एट एन एंगल थीटा, एम आई करेक्ट और नॉट? ये फोर्स बाय डेफिनेशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? क्योंकि बेटा फोर्स इधर है, इधर, और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो क्या वो दोनों को डायरेक्शनल हैं? नहीं है। तो क्योंकि हम जानते हैं और हम काफी बड़े हो चुके हैं, हमें पता है कि इसका एक कंपोनेंट F cos थीटा इस डायरेक्शन में, और बच्चे एक कंपोनेंट F sin थीटा इस डायरेक्शन में, क्या होगा ही होगा?
एफ साइन थीटा विल ओनली अफेक्ट द नॉर्मल, इट विल नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ द बॉडी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द वर्क डन? द वर्क डन इज फोर्स cos थीटा f cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वर्क। हम अगर अपनी नॉलेज ऑफ वेक्टर्स लगाएं तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, W इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा। यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या हैं? दोनों क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, ये दोनों वेक्टर हैं और ये स्केलर है। और हम जानते हैं कि अगर एक दो वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी को जन्म दे रही हो तो वो कैसा प्रोडक्ट होता है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। तो क्या मैं वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला बोल सकता हूं? F डॉट S, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? थीटा। देन वी विल गेट द वर्क दैट इज Fs cos थीटा या F डॉट S। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। आसान है एकदम, कोई रॉकेट साइंस। अगर मैं आपसे छोटी छोटी बातें और कर लूं, यहां मेंशन कर लेंगे, यहाँ पे जो एंगल थीटा है, यहाँ पे जो एंगल थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन F एंड S। F वेक्टर एंड S वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। क्या यहां तक किसी को दिक्कत है कि नहीं? आया? नहीं आ गया? नाउ व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क डन? What is the SI unit of work done? SI unit of work done is joules, and 1 joule is what? When 1 Newton of force produces a displacement of 1 meter along the direction of force. कोई रॉकेट साइंस? कोई दिक्कत? याद रह पाएगा? नहीं होगा, बताऊंगा, अभी आऊंगा बेटा। वेरी गुड। वाई नहीं होगा, उसका आंसर तू ही देगा, मैं सोसो से पूछूंगा। आ कर लेगा, मुझे पता है। तो अभी क्या हुआ, 1 जूल का जो डेफिनेशन है बेटा, अगर वो एक सब्जेक्टिव पेपर है तो ये दे विल आस्क यू, और बहुत ही फर्जी डेफिनेशन है। क्योंकि क्या है, अगर ये 1 न्यूटन हो जाए, अगर फोर्स 1 न्यूटन हो जाए, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो जाए, तो वर्क डन क्या 1 जूल नहीं हो जाएगा? ओके। देन देयर इज CGS यूनिट ऑफ वर्क। CGS यूनिट कितनी होती है? अगर आपको याद हो तो मजा आ जाए। अर्ग। व्हाट वर्क अर्ग होती है? क्या होती है बच्चे? अर्ग। व्हाट इज 1 अर्ग? 1 अर्ग क्या होता है? जब फोर्स हो 1 डायन की और वो प्रोड्यूस कर रही हो 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स हो 1 डायन की, डायन याद है ना, 1 न्यूटन बराबर 1 लाख डायन, याद है ना भाई साहब? याद है? तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डायन इंटू 1 सेंटीमीटर। डाइन होता है, बट डायन मैं बोलता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, बच्चों को मेरे? नो सर। क्या हम ये समझ सकते हैं कि 1 जूल वॉज 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर? एम आई करेक्ट और नॉट? 1 न्यूटन इज 1 2 1 2 1 5 डायन, हाँ या ना? एंड 1 मीटर इज 1 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10 की पावर 7 डायन, 7 लिखना तो एन लिख दे रहा हूं, हाँ 10 की पावर 7 हुआ ना, 5 2 7, 7 डायन सेंटीमीटर। एंड डायन सेंटीमीटर ऊपर कितना है? 1 जूल इज 10 की पावर 7 अर्ग। कोई दिक्कत यहां तक? ये सब बहुत पहले भी हम कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं बेटा, ये सारे क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको आने चाहिए। कोई दिक्कत? यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ये करा हुआ है। फिर क्या हुआ, ध्यान देना। ये हो गया, और क्या चाहिए? मैं भूल गया एक चीज। हाँ, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वर्क? ML² T-2। यही होता है? मैं गलत कर रहा हूं? सही है कि गलत है बेटा? MLT-2 फोर्स का होता है। MLT-2 फोर्स का होता है, उसमें से उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते ही वो ML² T-2 हो जाएगा। सही बोल रहा हूं अभिनव बेटा? सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं अभिलाषा? नहीं याद है?
याद नहीं है ना, कॉट डालूंगा बेटा मैं, याद होना चाहिए। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ न्यूटन व फोर्स? सना बोलेगी, सना को आता है। ml2 -2। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर? प्रेशर तो ये आना चाहिए बच्चे, कर लेगी, निकाल लेगी ना, फोर्स अपॉन एरिया। यार भाई डायमेंशन डायमेंशन खेलना जरूरी है, जरूरी है, याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वर्क डन का डायमेंशन आ गया, ये बकवास खत्म हो जाए तो आगे बढ़ जाए। ओके, लिखिए अगला टॉपिक लिखिए बेटा। क्या वर्क का फॉर्मूला आया फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, आया कि नहीं आया? कुछ गलत किया मैंने यहाँ पर? सर cos थीटा। मार्क डन, अबे कॉस कौन बोल रहा है? डॉट लिखा हुआ है ना, डॉट मतलब कॉस, दिमाग में लिखो उसको। तो भैया क्वेश्चन लिख लो फटाक से, एकदम भैया क्या हो गया, क्वेश्चन लिखो फटाक से, क्या बात है। क्वेश्चन लिखिए, फोर्स है 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन्स में, और डिस्प्लेसमेंट है 3i कैप प्लस 2j कैप। बताइए वर्डन कितना है जूल्स में? अभी क्या कर रहा है, वर्डन कितना है फटाफट, ओरल 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 ओरल। 12। साले 6i कैप बोल रहे हैं यार, लोग तो यार कैसे करें? 12 जूल है बे। डॉट प्रोडक्ट में अभिलाषा बेटा, डॉट प्रोडक्ट में आई और आई मल्टीप्लाई होते हैं, आई और जे मल्टीप्लाई होते हैं, और बाकी सब नमस्ते हो जाते हैं। तो दो दो तिया 6 और 3 दूने 6, तो 6 6 12 नहीं आया, फर्जी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक फोर्स है जो कि है, क्या है, एक फोर्स है 3i कैप माइनस 2j कैप। बॉडी जो है, बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 3,2,1 to 2,3,7। बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 3,2,1, कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2,1 to 2,3,7। जल्दी करो। अबे आर्यन और सम्या, तुमने चॉकलेट नहीं ली यार अपनी, प्लीज क्लास के बाद। अरे नहीं आज ले लेना, यहाँ लेके रखी नहीं मैंने। ग्रीन टी पीनी है तो कुछ भी, अब यही सोचता है। साला वर्डन नेगेटिव हो सकता है क्या? यस सर, वर्डन नेगेटिव आया क्या इस केस में? करके देखो। अभी सारा आधी जनता बोल रही है फोर्स दे रखा, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितने, कैसे निकालेगी बेटे? निकाल, परेशान मत हो। सर मेरा तो पॉजिटिव आ रहा है। क्या बोल रही है? पॉजिटिव आया 1। गलत जवाब है, हो सकता है तेरा सही हो, इसका गलत हो। किसी और का भी नेगेटिव आया मेरे बच्चों? अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और देखो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, कहां से कहां, यहां से यहां। तो अगर बच्चे को याद हो कि यहां से यहां गया अगर कोई, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना आता है क्या? अगर कोई बॉडी x1, y1, z1 से x2, y2, z2 चली जाए, बोलना पड़ेगा। तो जब जाती है तो जहां से शुरू करते हैं वहां टेल, और जहां जाती है वहां हेड। क्या ये सिखा रखा है मैंने वेक्टर में? वाह भाई वाह। तो डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से दिस इज आर वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू x2 जहां गई माइनस जहां से आई का x कोऑर्डिनेट, प्लस y2 माइनस y1 j कैप, प्लस z2 माइनस z1 k कैप। क्या मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं सिखाया है? तो फिर तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ गया इस वाले केस में? ओरल करो, ओरल। 2 माइनस 3 माइनस आई कैप, 3 माइनस 2 प्लस j कैप, 7 माइनस 1 6 कैप, 6k कैप। और फोर्स कितनी है बेटा? फोर्स 3i कैप माइनस 2j कैप। तो साला वर्डन निकाल लो यार, फर्जी क्वेश्चन।
छी क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? अबे आया तो है नहीं, छी बोल रहे साले, आया किसी को? अरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या इस वाले चैप्टर का पार्ट है? लेकिन पूछा जा सकता है भाई साहब। निकालो कितना है वर्डन। सौम्य सौम्य बोल रहा हूँ, सोनाली कितना आया? माइनस माइनस वन -3 वन इंटू -2। अरे साला +6 -5 जूल निगेटिव वर्क। क्या सर निगेटिव वर्क? +6 में तो है। +6 कैसे हो रहा है बेटा? फोर्स में सर के 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप तो लिखेंगे ना, थोड़ा आपने एकदम परेशान कर रखा है, लिखना पड़ेगा। फोर्स में के कंपोनेंट नहीं है, तो जो के में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उस फोर्स ने नहीं किया है, इसलिए आएगा नहीं कभी भी। मान ले 0 के लिख दूं तो वर्डन 0 आया ना उस वाले पार्ट का, तो आया ना। लेकिन सर इस वाले प्रश्न में तो सर फोर्स वर्डन नेगेटिव आ गया। मैंने दीवार को धक्का दिया, दीवार ने मेरे को धक्का दिया और वर्डन नेगेटिव हो गया। ऐसा कभी होता है? होता है। समझा? देख करना चाहती है ऐसा वर्डन? आंखें बंद करो, दौड़ते हो जा, दीवार में लड़ जा। आंखें बंद करो, कमरे में दीवार मत देखो और दौड़ते हो जाओ, उड़ते हुए जाओगे, फिर बाउंस पर बैक करके पीछे आओगे। तो तुमने वर्क किया, पीछे आए ना, तो किसने वर्क किया? दीवार। तो समझना पड़ेगा, तुमने वर्क किया, फोर्स उधर लगाई और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? पीछे, तो वर्डन नेगेटिव पॉसिबल है। किसी को टेस्ट करना है? बताओ। देखो अभी देखो मैं करके दिखाऊं सर। बेटा पुल कर रहे हैं तो तू फोर्स लगा रहा है, तो तू पुल कर रहा है तो बॉडी भी पुल के डायरेक्शन में आ रही है कि नहीं आ रही? तो लिखते हैं, अभी आते हैं इसमें, लिखते हैं नेचर ऑफ वर्क डन। नेचर ऑफ वर्क डन, नेचर ऑफ वर्क डन। कुछ नहीं यार, सब बकवास, और ये बेसिक मैथमेटिक्स है। क्या वर्क डन का फॉर्मूला अभी अभी देखा? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, या सिंपली मॉड ऑफ फोर्स मॉड ऑफ एस कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब ये मॉड मॉड कौन लिखेगा भाई? मॉड ऑफ फोर्स लिख रहे हैं, ये मॉड मॉड कौन लिखेगा? तो क्या हम सिंपल लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा, वर्क डन। नोट करो, नोट नोट। केस नंबर 1, इफ थीटा इज एक्यूट, मतलब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, कॉस थीटा इज पॉजिटिव, वर्क डन कितना आएगा? पॉजिटिव। समझो ध्यान से बेटा, वर्क डन इज एफ डॉट एस। तो जब ये फॉर्मूला इस टर्म में लिखते हो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखते हो, साइन नहीं लिखते हो उनका, क्योंकि साइन कहां घुस जाता है? कॉस के साथ। तो क्या कॉस, हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी एंगल अगर एक्यूट हो तो वर्क डन हमेशा कैसा आने वाला है बेटा? यानी अगर आपने बॉडी ऐसे रखी है और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स ये है, अगर ये एंगल थीटा लेस देन 90 है तो वर्क डन हमेशा कितना आएगा? पॉजिटिव। कितना मतलब? पॉजिटिव सेंस में आएगा। लेकिन अगर तुमने वही केस में क्या किया, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब आपने बॉडी रखी, बॉडी पर फोर्स लगाई इधर और मोशन हो गया इधर, ऐसा पॉसिबल है? मैं, आप कहेंगे तो मैं ऐसा फोर्स लगवाऊंगा कि एकदम बाउंस बैक कर जाएंगे। फोर्स पॉसिबल है लगाना। आपने बॉल ली, बॉल को खींच के मारा दीवार पे, तो आपने फोर्स किधर लगाई? सामने की तरफ। बॉल बाउंस बैक किधर हुई? पीछे। पहले पॉजिटिव वर्क हुआ, फिर दीवार पे लड़ी और वापस लौट के आई कि नहीं आई? तो क्या हम समझ सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट और वर्क, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल अगर मोर देन 90 हो जाए तो कॉस इन द सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है? यहां देख लो बे, कॉस इन द सेकंड क्वाड्रेंट मतलब अगर एंगल ऑब्ट्यूज हो तो कॉस नेगेटिव। बेटा देख, ये मॉड है, ये मॉड है, तो क्या पूरा साइन डिपेंड करेगा इसके साइन के हिसाब से? यस और नो? मेरे फोन यस सर। बार बार 100 बार कौन कर रहा है? ऐसे फर्जी, सब फर्जी है। पंजाब से फोन कर रहा है कौन मुझे? अबे कैसे कटेगा? ऐसे। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, यानी कि थीटा अगर मोर देन 90 हो तो कॉस थीटा क्या होता है?
नेगेटिव, तो वर्क डन क्या आएगा? क्लासिकली जो थर्ड वाला है, दैट इज क्लासिकली जो थर्ड वाला है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला, इफ थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा किसके बीच का? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। कई बार डिस्प्लेसमेंट पता ही नहीं होता, वेलोसिटी पता होती है। यार जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा, पक्की बात है। तो ये एंगल, अगर तुम्हें कभी ये ध्यान रखना, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स एंड इवन वेलोसिटी भी होगा तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत, तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत। I will tell you why am I saying that. If theta is 90, cos theta is 0, work done will be 0. Very important, very important. आप अगर नोटिस करिए सेंट्रीपीटल फोर्स के बारे में, किसके बारे में? सेंट्रीपीटल फोर्स के बारे में बात करिए, तो अगर एक बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है तो वो घूम तभी सकती है जब उसके पास कैसी फोर्स हो? क्या हमने अभी पढ़ाया थोड़ा Centripetal आवाज? force. हाँ, जब तक कोई बॉडी, अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमना चाहती है, चाहत है उसकी घूमना, तो उससे पूछा जाएगा क्या तेरे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स? नो सेंट्रीपिटल फोर्स तो वो सर्कुलर मोशन में घूम नहीं सकती। बेटा फोन रख लूंगा मैं, मेरे पास फोन का इकट्ठा करने का बड़ा वो है, मेरे को कहते हैं शौक भाई साहब। तो क्या हुआ? वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है मेरे बच्चे, यस और नो? तो क्या जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, पक्की बात है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगती है बच्चे, वो क्या टुवर्ड सेंटर लगती है कि नहीं लगती है? वेलोसिटी इज अ टैंजेंट वेक्टर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अलोंग द रेडियस, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टैंजेंट? तो वर्क डन इसका कितना होता है? 0. इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स कभी वर्क नहीं करती, इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी चेंज इन वेलोसिटी नहीं लाती, स्पीड नहीं लाती। जिस स्पीड से वो घूम रहा है उसी स्पीड से वो घूमता रहेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। बट क्या वेलोसिटी चेंज होगी? Yes, sir. डायरेक्शन चेंज हो रही है ना बेटा, यहां पर इधर है, इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पर इधर है, और ये भाई साहब नाच रही है, हाँ या ना? What I mean to say, I am giving you a very simple things to understand कि भाई साहब अगर कोई बॉडी घूम रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया गया काम हमेशा कितना होने वाला है? 0। इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स विल नेवर क्रिएट चेंज इन स्पीड, कभी नहीं आएगी भाई, काम ही नहीं हुआ ना। नो वर्क नो चेंज इन स्पीड, आ गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ क्लासिकल एग्जांपल वेयर इन देयर इज 0 वर्क। सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ, अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है तो वो टेंजेंशियल फोर्स वर्क कर रही होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स तब भी वर्क नहीं कर रही होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगी ना, और सेंटर की तरफ लग रही है, तो सेंटर और रेडियस के बीच का एंगल, सॉरी सेंटर और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होने वाला है? रेडियस टेंजेंट हमेशा 90, कॉस 90 हमेशा। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज, बहुत बढ़िया, सुंदर, लिख दिया। Work done by centripetal force is always 0. Therefore, centripetal force will never change the speed. Will never change the speed and will be responsible for changing the direction of the body, changing the direction of motion of the body, will be responsible for changing the direction of motion of the body. इंपॉर्टेंट है ये बात, कई सारे प्रश्नों में डायरेक्टली पूछा जाएगा व्हाट इज द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। अगला प्रश्न देखते हैं। 0, हमेशा 0।
यहां पर हम एक छोटा सा पॉइंट और लिख लेंगे. इट इज ऑल्सो नोटेड दैट even under the application of force, there may not be any displacement. Even under the application of the force, there may not be the displacement. जब दीवार को धक्का दे रहे हो, तो burden will always be. In such cases, burden is always zero. In such cases, the burden is always zero. याद रह पाएगा कि मुश्किल है ये भी. अगर वर्क तुम भाई फोर्स खूब लगा रहे हो, तुम फोर्स एक्यूट भी लगा रहे हो, लेकिन बॉडी मूव नहीं करी, तो वर्डन कितना हो जाएगा? आसान है यार, जीरो. याद रहेगा. सर स्टेटमेंट एक बार रिपीट कर दीजिए. It is also noted that even under the application of force, there may not be any displacement. In such cases, the work done is zero. बोलो. क्वेश्चन करें एक छोटा सा. स्कूल लेवल क्वेश्चन एग्जाम में आने के फुल चांसेस. सेम क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन लिखिए. Two unequal masses, बड़ा बात है. Two unequal masses of 1 kg and 2 kg, 1 kg and 2 kg are attached to the two ends of a massless string. Two ends of a massless string passing over a smooth pulley. Bracket में figure below. Passing over a smooth pulley, bracket में figure below, full stop. If the system is released from rest, का मतलब समझो. इसको ऐसे रखा हुआ है बच्चों, इसको हाथ लगा रखा है, मतलब अभी ये मूव, जैसे ही मैंने हाथ हटाया तो क्या मोशन चालू हो जाएगा. That means system is released at rest at t is equal to 0. पक्की बात है ना. Released at rest. Find the work done by the tension on both the blocks. In the first second. फिर से बोलो. Two unequal masses of 1 kg and 2 kg are attached to the two ends of a light massless string passing over a smooth pulley. Figure below. If the system is released from rest at t is equal to 0, find the work done by the tension in the first second. पहले सेकंड में क्या हुआ? मैंने पहला ही क्वेश्चन आपको ये अच्छा इसलिए करा दिया है, उसका कारण है स्कूल लेवल के एग्जाम में 100% क्वेश्चन है ये. अब ये 100% का मतलब है आएगा ही आएगा. देखो पहले तो कभी भी डरना नहीं चाहिए. वर्क डन का फॉर्मूला आता है क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का मतलब यहाँ पे टेंशन है, तो क्या अगर वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या तुझे पहले फोर्स यानी कि टेंशन निकालनी पड़ेगी जो तुझे आती है. और क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन में इट विल बी एन एक्सीलरेटेड मोशन और नॉट, तो क्या एक सेकंड में बॉडी यहां से एक्सीलरेट होकर के यहां कहीं आ जाएगी, तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट इन एक सेकंड भी निकालना पड़ेगा. डिस्प्लेसमेंट मिल गया, टेंशन मिल गई, मल्टीप्लाई कर दिया, वर्क आ जाएगा. कोई बात नहीं. पहली बात, एक बॉडी यहां पर रखी थी ना बेटा, टेंशन निकालना आसान है. क्या सबसे पहले कुछ अज्यूम करना पड़ता है टेंशन निकालने के लिए?
अज्यूम करना पड़ता है किस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि तब आप उस पर क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यस सर। क्या फिर टेंशन और ए निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बच्चों प्लीज यार, क्या टेंशन और ए निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? यस सर। अब अगर एक बार ए आ गया, टेंशन को भूल जाओ, इसका मतलब है उस एक्सिलरेशन से वो नीचे आ रहा है। भाई ए का मतलब है उसका मोशन का एक्सिलरेशन। अभी यहां पर v बराबर 0 है, एक्सिलरेशन आ गया, टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, तो क्या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बाय यूजिंग काइनेमेटिक्स इक्वेशन? डिस्प्लेसमेंट आ गया, टेंशन आ गया, वर्क आ जाएगा। चलो छोड़ो, परेशान मत हो, टेंशन निकालो पहले, टेंशन और एक्सिलरेशन निकालो। क्या मुझे भूख लग रही है यार, तो मैंने निकाल रखा है आंसर। वाह भैया है, बट डन इज -200/9 जूल। ठीक है, यार मनन तो आज ऑफलाइन नहीं आया? सर कितना था आंसर? बेटा 200/9 जूल, -200/9 जूल से बता रहा है। सर एक में मेरा पॉजिटिव आया और एक में नेगेटिव आया 200/9। और तुम्हें बताया वर्क डन इज इक्वल टू 200, दो वर्क अलग अलग आ रहे हैं क्या? ये नेट वर्क सर निकाला? दो बॉडी अलग अलग है ना, तो एक में डायरेक्शन सेम होगी, एक में अलग होगी। अरे वर्क डन तो टेंशन की वजह से निकालना है ना? तो वर्क डन तो Yes, एक ही आएगा, दो अलग अलग बॉडी में छोड़ना आएगा। वर्क डन तो एक ही का निकाल रहे होगे, टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग या ये सिस्टम। टेंशन आया? यस सर आ गया। सो व्हाट, नेट वर्क डन, नेट मोशन किधर है? हाँ, तो वर्क डन टेंशन निकाल लो इस तरीके से, दोनों का निकाल के सेम ही आंसर आएगा। अलग अलग आ रहा है क्या? एक का एक वर्क डन पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है। एक पॉजिटिव में आएगा, एक का नेगेटिव में आएगा, नेट कितना आ रहा है? दोनों को ऐड करना पड़ेगा। है? देखते हैं, परेशान मत हो। सबसे पहले टेंशन, कितने लोग का आ गया हाथ ऊपर करें। क्या हो रहा है? टेंशन ना आया? टेंशन हो गई? टेंशन कैसे नहीं आ रहा बेटा? कुछ हो रहा है, क्या आप भूल चुके हैं? क्या आपको एफबीडी सिखाया गया है? बेटा मेरे को आंसर निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने ना होता है बहुत गंदी राइटिंग में लिखा है मुझे खुद। क्या 1 kg है? एक्सिलरेशन ऊपर की तरफ होगा, ऊपर टेंशन, नीचे mg। पहली इक्वेशन क्या हो गई? दैट इज 10। पहले वाले का mg कितना है? 10 है ना? 1 इंटू जी, अरे समय बेटा बात नहीं, 1 इंटू जी इज 10, तो 10 न्यूटन। हाँ या ना? t बड़ा है कि 10 बड़ा है? क्योंकि टी बड़ा है। तो t - 10 इज इक्वल टू 1 इंटू ए। बोलो बे। यस सर। अब 2 kg का बनाओ एफबीडी, mg नीचे, टेंशन ऊपर, एक्सेलेरेशन नीचे। t बड़ा है कि mg बड़ा है? सर mg बड़ा है। और mg 20 है, तो 20 - t इज इक्वल टू 2 इंटू ए। नहीं आया बे? दोनों को ऐड करने पर टेंशन नमस्ते हो जाता है। तो 20 - 10, 10 इज इक्वल टू 3a, तो a की वैल्यू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने लोग का यही आया? सर आ गया। सर आ गया। ऑनलाइन वालों बेटा हाथ ऊपर किया करो ना। आ गया? तुम यस सर। ऐसे करिए बच्चे। क्या दिक्कत क्या हुई बेटा, भूल गई ना? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ चाहिए, है ना? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का ये तो पढ़ रखा है। ओके, 10 इज इक्वल टू 3 आ गया, a इज इक्वल टू 10/3 आ गया। अगर a आ गया तो क्या t आ गया? कैसे आएगा खुशी? हाँ रख दे बेटा, t - 10 इज इक्वल टू 1 इंटू 10/3, t इज इक्वल टू 10 + 10/3, यानी 40/3 न्यूटन। कोई रॉकेट साइंस?
नो सर। रॉकेट साइंस। ओके, अब हम वर्क डन निकालना चालू करें दोनों पे, क्योंकि हमें तो टेंशन चाहिए थी। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट निकाले बिना वर्क डन निकल सकता है? डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। 2 kg से पूछा गया भाई तेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसने बोला देखो सर 2 kg हूं मैं, एक्सिलरेशन मेरा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहां पर मेरी वेलोसिटी रिलीज करा यानी कि u0 है, और मैं नीचे आने वाला हूं यहां तक। मान लो कितना टाइम में निकालने को बोला आपने? t बराबर 1 डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं? आपको a पता है, आपको u पता है, आपको t पता है। सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट S कितना आ गया? plus half AT square. प्लस हाफ AT स्क्वायर। नोटिस करना u0 हो गया हाफ इंटू ए 10/3 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि 5/3 मीटर्स। एम आई करेक्ट और नॉट? ध्यान देना मैंने यहाँ पर साइन नहीं रखा है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना चाहिए डाउनवर्ड्स। ये जाएगा डाउनवर्ड्स तो 1 kg जाएगा। अगर 2 kg डाउनवर्ड्स आएगा 5/3 मीटर, तो 1 kg अपवर्ड जाएगा 5/3 मीटर। कोई दिक्कत किसी को भी? सब बोलेंगे? अब आ जाओ इस पे बात करो। कहां गया? इस पे बात करो। वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन निकालते हैं टेंशन के द्वारा इस वाले पर। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन 1, टेंशन ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो एंगल टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, एंगल दोनों के बीच का 0। तो फॉर्मूला इज टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0। बोलो कितना हुआ? ध्यान देना, टेंशन कितना है? टेंशन कितना है? 40/3। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5/3। दैट इज इक्वल टू 200 न्यूटन। 200/9 सॉरी 200/9 जूल्स प्लस वाला, हाँ या ना? वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द फर्स्ट बॉडी इज हाउ मच? दिखाई दे रहा है? दूसरा, वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द सेकेंड बॉडी, टेंशन कितना? टेंशन कितना? 40/3। डिस्प्लेसमेंट कितना? 5/3। पर ध्यान देना टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, एंगल कितना? भाई टेंशन तो ऊपर लग रहा है ना बच्चे? 2 kg वाले पर, 2 kg वाले पे टेंशन ऊपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। और एक्सीलरेशन नीचे यानी डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। क्योंकि ये कनेक्टेड बॉडीज है, तो जितना उसका ऊपर होगा उतना इसका नीचे होगा, यानी cos ऑफ 180। व्हाट इज cos 180? -1। माइनस 200/9 जूल्स। यस और नो? यस सर। नेट वर्क डन बाय द टेंशन कितना आ गया? प्लस 200/9 माइनस 200/9। अरे सर ये तो 0 आ गया यार। क्या 0 आ गया क्या? कितने लोगों का यही आया था? प्लस 200/9 एंड माइनस 200/9। वेरी गुड। वर्क डन बाय टेंशन इन ऑल सच प्रॉब्लम्स इज अंडा स्टार स्टार स्टार। क्वेश्चन आपको इसलिए पढ़ाया गया कि अगली बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा वर्क डन बाय टेंशन, खत्म। वर्क डन बाय टेंशन हमेशा 0 ही होना है, क्योंकि वो एक बॉडी को जितना डिस्प्लेस करेगा एक डायरेक्शन में, उतना ही दूसरी बॉडी को अलग डायरेक्शन में। तो एक पे वर्क डन पॉजिटिव होगा और दूसरे पे वर्क डन नेगेटिव होगा। याद रह पाएगा? यस सर। स्टार 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 लिख लिया बड़ा बड़ा इसमें। देखो, वर्क डन बाय टेंशन इज ऑलवेज 0 in such cases where the acceleration of the two connected bodies is same। और ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट बन जाता है। आने वाले समय में यही टेंशन हमें कंस्ट्रेंट मोशन, इसने मुझसे कई बार क्वेश्चन पूछे, मैंने इसको बताया नहीं है, बट अब तुझे उसकी जरूरत ही नहीं। वर्क डन बाय टेंशन कितना होता है? निकाल, आंसर आ जाएगा, परेशान मत होना। यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? सर यस सर आपने ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे पुलेज हैं और उसमें बहुत सारे मास कनेक्टेड हैं,
और हमें एक्सेलरेशन वगैरह निकालना। क्योंकि तुम लोग पढ़ते लिखते हो नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें कंस्ट्रेंट मोशन छुड़वा रखा है। मैंने बता भी रखा है, कहते ना यू हैव टू बी वर्दी इनफ कि मैं आपको पढ़ाऊं। मैं आपको पढ़ा दूंगा, आंखें बाहर जाएंगे, अरे सर ये क्या पढ़ा रहा है, इसलिए हम छोड़ दिया इसको। पढ़ा दूंगा मैं जब मुझे लगेगा तुम उस लेवल पे आ गए हो कि फिजिक्स थोड़ी बॉडी में आने लगी है, तब पढ़ा दूंगा। शॉर्टकट पढ़ा दूंगा साले, वैसे बिना सवाल किए ही आंसर आ सकता है उसका। ठीक है, उसका मेथड है, मैंने एक मेथड निकाल रखा है, पॉइंट मेथड, कभी पढ़ाऊंगा तेरे को। जिन जिन बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है उन्हें अलग से बैठा के उनको पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं, चिंता मत कर, कहीं पूछेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, वर्डन आ गया कि नहीं आ गया? अगला टॉपिक लिखते हैं। अबे बकवास क्वेश्चन है, जब भी टेंशन का वर्डन निकालने को आएगा कितना लिखोगे? टिक मारेंगे, काम खत्म, पैसा हजम। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन, नेगेटिव। दिमाग में याद रखना कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। बोलना भी एक स्टेटमेंट गलत हो सकता है, वो देखेंगे। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला लिखिए। वर्क डन बाय, नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। बेटा जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब फोर्स कांस्टेंट हो। बट अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हमें पढ़ना पड़ता है, वो हम समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मान ले मैं तेरे को एक कर्व दूं, मैं कर्व दूं फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। मैंने आपको कर्व दिया फोर्स का एंड डिस्प्लेसमेंट का। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो कर्व कुछ ऐसा बनेगा, इज कॉल्ड एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ या ना? तो इसका वर्क निकालना बहुत आसान है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट अगर फोर्स जो हो वो डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रही हो, कि जब वो ओरिजिन पे था तो वर्क फोर्स 0 लग रही थी, जब ओरिजिन पे था तो फोर्स 10 न्यूटन थी, जब ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ा तो फोर्स 20 न्यूटन हो गई, 30 सेंटीमीटर बढ़ा तो 100 न्यूटन हो गई। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फोर्स मे बी अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। ऐसे केसेस में हमें क्या सीखना है? हमें वर्क निकालना सीखना है। मतलब ऐसे केस में मान लो वर्क निकालने के लिए हमने कहा भाई ये है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व है ये है। क्या फोर्स कांस्टेंट है? क्या फोर्स लगातार चेंज हो रही है? सोनी क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या? बेटा एक कर्व का मतलब है जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है। हाँ या ना? तो आपसे पूछा गया इस केसेस में वर्क कैसे निकाला जाए। तो हमने लिखा, ध्यान से लिखा, पहला पॉइंट लिखा, हाँ लिखेंगे, छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे। द वर्क डन बाय अ फोर्स, the work done by a force in moving a body from a point A to B, is given by the area under the curve, is given by the area under the curve, area under the FS curve, area under the F force versus displacement curve। फिर से बोल रहा हूं, the work done by the force, क्या लिखा मैंने? work done by the force in moving a body from point A to B is given by the area under the FS curve या force डिस्प्लेसमेंट कर्व। याद रह पाएगा? तो हमने कहा यार ये फोर्स तो लगातार चेंज हो रही है, लगातार। हमने कहा कोई नहीं, एक काम करते हैं, जब बॉडी इनिशियली मान ले एक्स ए पर थी और फाइनली हम लेके गए एक्स बी पर, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? एक्स बी माइनस एक्स ए। हाँ या ना? तो हमने अच्छा मान लेते हैं एक्स पे है, तब हमने एक्स पे है तो एक्स पे यानी यहां एक्स पे मान ले फोर्स ये है, फोर्स ये है कि नहीं? क्या एक्स पे फोर्स कोई एक वैल्यू होगी एक्स पे फोर्स की?
हमने कहा अच्छा ये फोर्स है, एक काम करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा, कितना, dx। तो इतना कम आगे बढ़े कि इस पॉइंट पर फोर्स और इस पॉइंट पर फोर्स अप्रॉक्सीमेटली सेम है, तो क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं रेक्टेंगल का? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? डिस्प्लेसमेंट रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू विड्थ, यहां पे लेंथ है dx और विड्थ है f, तो dw आता है फोर्स इंटू dx। क्या आता है? फोर्स इंटू dx। तो सिंपल बातें याद रखो यार कि अगर वेरिएबल फोर्स होगी, अगर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि पोजीशन किस पर डिपेंड कर रही है? पोजीशन, तो वर्क डन निकालने के लिए dw इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट dx। What is force dot dx? It is area under fx curve। फिर समझा रहा हूं बेटा, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये वाला दोबारा बता दो एक बार सर, ये वाला समझ नहीं आया। हाँ सर समझ लिया, फिर समझा रहे हैं, ध्यान सुने। अगर साला फोर्स कांस्टेंट हो तो एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए, ये एरिया निकालने के लिए क्या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया? आ गया कि नहीं आ गया? रेक्टेंगल है यार, कोई टेंशन ही नहीं है। यस सर। रेक्टेंगल है, एरिया इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, खेल खत्म। फोर्स नहीं, मैं कांस्टेंट नहीं हूं, मैं चेंज हो रही हूं लगातार, हमेशा, हर जगह। हमने अच्छा कैसे निकाले, हमें तो आता नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, तू चेंज हो रही, ठीक है, अच्छी बात। हम किसी एक्स पोजीशन पे गए, वहां पर फोर्स बनाया, भाई एक्स पे गए तो इस कर्व के हिसाब से अगर यहां पर गए तो फोर्स की वैल्यू ये हुई कि नहीं हुई? यस सर। ये फोर्स मिल गया। हमने कहा एक्स पे आ गए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते, ए भाई साहब 0.00000000001 mm, तो फोर्स को पता ही नहीं चलेगा कि आगे बढ़ गए। फोर्स तो कांस्टेंट रहेगी उतनी देर तक, क्योंकि अगर किसी भी कर्व में बहुत कम आगे बढ़ते हो तो क्या ये लाइन और ये लाइन कॉन्साइड कर जाएंगी? यस सर। तो क्या हम इतने पार्ट ऑफ दी फिगर को एक रेक्टेंगल मान सकते हैं? इस रेक्टेंगल का एरिया क्या फोर्स इंटू डीएक्स होगा? क्या इस रेक्टेंगल का एरिया फोर्स इंटू डीएक्स, ये लेंथ फोर्स है, ये लेंथ डीएक्स है, क्या फोर्स इंटू डीएक्स होगा कि नहीं होगा? अगर मुझे पूरा एरिया निकालना है तो ऐसे कितने रेक्टेंगल्स बनाने पड़ेंगे? इनफाइनाइट। और छोटे 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 रेक्टेंगल्स को जोड़ करके सॉल्व करने का तरीका है इंटीग्रेशन। Integration is nothing else but you do one thing, you add very small things and combine it to get the result। तो कभी भी आगे बढ़ के जब पढ़ोगे तो इंटीग्रेशन का मतलब ही एरिया अंडर द कर्व होता है। तो एरिया अंडर द कर्व का मतलब है भाई साहब उस पॉइंट पे जाकर के फोर्स की वैल्यू ले ली, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया थोड़ा सा और उसको इंटीग्रेट कर दिया पूरे के पूरे कर्व पे, आंसर आ गया, खेल खत्म। आसान है? चल ठीक है, बहुत मुश्किल है। हमें क्या मतलब, हमने कहा एरिया अंडर द कर्व इन एफएक्स कर्व होगा वर्क डन, क्या ये याद हो गया? अब मैंने कहा फोर्स है, बात फर्जी कर, एकदम ही फर्जी। एग्जांपल सुने, फोर्स इज इक्वल टू 2x न्यूटन्स। फोर्स इज इक्वल टू 2x न्यूटन्स। ये बताओ ये जो x है वो वेरिएबल होने की वजह से क्या फोर्स वेरिएबल हो गई कि नहीं हो गई? फाइंड वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 6 मीटर्स। हमने कुछ नहीं, व्हाट इज द वर्क डन का फॉर्मूला? नहीं 8x नहीं आया। व्हाट इज द फॉर्मूला? अरे फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज F डॉट dx, क्योंकि फोर्स x डायरेक्शन में दे रखी है, यानी एंगल हम मान के चलते हैं 0 ही है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए फोर्स कितना है? 2x dx, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? x की वैल्यू कहां से कहां तक? फ्रॉम 0 टू 6। 2 बाहर निकाल लो, x का इंटीग्रेशन x² बाय 2 होता है शायद,
तो आंसर आ गया 2 इंटू 6²/2 माइनस 0, यानी कि 2 ने 2 को मार दिया, 36 जूल्स आया। इंटीग्रेशन नहीं आता क्या ये वाला भी? सबको ये इंटीग्रेशन आता है या मुश्किल हो गया? यस सर। यही आएगा बस, इससे ज्यादा नहीं आएगा। यही इंटीग्रेशन जो है सामने आएगा, उससे ज्यादा कोई नहीं पूछने वाला। प्लीज लिख लें फटाफट। याद हमें यहां तक जो पढ़ाया गया उसमें यह रखना है कि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इज एरिया अंडर द कर्व। ध्यान देना, बहुत ध्यान सुनना, एक बार बिना कुछ दिमाग लगाए मुझे आंसर देना। बे यार, बिना कुछ ध्यान, कुछ भी बिना पेन हाथ में लिए भी आप आंसर निकाल पाओगे अगले क्वेश्चन का। अगर आपको ये फील आ गया हो कि वर्क डन बाय द फोर्स दैट डू अ वेरिएबल फोर्स इज बेसिकली द एरिया अंडर द कर्व। क्वेश्चन देखते हैं, हो गया? क्वेश्चन देखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू 6 sin x। फोर्स इज इक्वल टू 6 sin x। परेशान मत होना। और जो कर्व बना रखा है कुछ ऐसा बना रखा है, फ्रॉम x बराबर 0 से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है वो x बराबर लेट से 10 है। ठीक है, बस समझने की बात। इट इज अ साइन कर्व। आपसे पूछा गया व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स फॉर x बराबर 0 टू x बराबर 6। बॉडी को 0 से 6 बोल रहा हूं 10, x बराबर 0 से लेकर के x बराबर 10 तक ले जाने का वर्क डन बताओ। तुम लोग अब क्या करोगे? एक फॉर्मूला लगाओगे, इंटीग्रेशन 0। फालतू में पागल है क्या? हम इंटीग्रेशन करेंगे? वर्क एनर्जी का चैप्टर का कहते ना मूल मंत्र यही है कि भाई साहब दिमाग लगाओ, मैथ्स बाद में लगाओ। अरे साइन कर्व क्या सिमेट्रिक होता है? क्या ऊपर का हाफ और नीचे का हाफ सिमेट्रिक होता है? साइन का कर्व देखा तो है भाई साहब, नहीं भी देखा हो तो देख तो रहे हो सामने। क्या इसका एरिया पॉजिटिव आएगा, इसका एरिया नेगेटिव आएगा, बराबर आएगा, बराबर वर्क, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वर्क, बटन कितना हो जाएगा? 0। तो किसी भी फोर्स का फंक्शन जो कोसाइन या साइन फंक्शन हो, अब ये सब याद रखोगे तो खटाक से आंसर दे लोगे। किसी भी फोर्स का फॉर्म जो साइन या कोसाइन फॉर्म हो तो फुल साइकिल में वर्क डन 0 होता है, क्योंकि साइन कर्व ये है। क्या कोसाइन कर्व पता है? किसी को पता है कॉस का कर्व कैसे बनता है? ऐसा बनता है ना, देखा हुआ है? इसका भी वर्क डन 0 आना है फुल साइकिल में। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और जितना ये दोनों पॉजिटिव उतना ये नेगेटिव, तो वर्क डन कितना आ गया? तो साइन कर्व कोसाइन कर्व आ गए, फुल साइकिल में वर्क डन कितना होने वाला है? सिंपल, खत्म यार, सोचा ही नहीं है। यस टेल मी। हाँ, मैंने ना वैल्यूज पे ज्यादा नहीं दिमाग लगाया, ठीक है? मैंने बच्चों को जानबूझ के बस दिखाने के लिए, अगर मैं उसमें जाऊंगा ना टाइम लिमिट्स में कि ये फुल सर्कल है तो 2x/2 पाई होना चाहिए, वो सब उन सब चीजों के बारे में बात ही नहीं करी है। बच्चों को समझाने के लिए कि हाँ कर्व पूरा का पूरा है, तो कर ले 2 पाई कर दे। यहाँ तेरे को फील देना है 2 पाई कर दे, क्योंकि उसे फील आ रहा है कि हाँ भाई फुल सर्कल तो तभी, फुल कर्व का मतलब है x की वैल्यू 2 पाई तक जाएगी। ही इज राइट। बट मैं अपने बच्चों को समझाना चाहता था कि ये पूरा का पूरा है, वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं आता। यहां तक आ गया? आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ वर्क इज खत्म। एक टॉपिक रह गया बस, कॉल्ड द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। यहां बातें नहीं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। कंजर्वेटिव फोर्स, ध्यान से सुनना। किसी को आती है? स्कूल में पढ़ाई गई होगी, पक्की बात है। व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? कौन बताएगा? तुमने तो स्कूल में पढ़ गया होगा, कुछ तो पढ़ा होगा। लिखा पूरा है इसने,
लिखा पूरा है? किसी को भी आता है यार? मैं मतलब ये पूछ रहा हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स जिसने भी पढ़ाया होगा मस्त पढ़ाया, मतलब इतना पढ़ाया होगा कि समझ में आ जाना चाहिए। कुछ है नहीं, स्कूल में भी पढ़ाया नहीं गया, आने वाला टॉपिक। व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? प्लीज रिमेंबर, अगर किसी फोर्स के द्वारा किया गया वर्क, अगर किसी फोर्स के द्वारा किया गया वर्क पाथ फॉलोड बाय द बॉडी पर डिपेंड ना करे तो उसे कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। फिर समझना, अगर एक बॉडी ए है, सॉरी एक बॉडी पॉइंट ए पर है और उसे पॉइंट बी पर लेके गए और फोर्स लगाई कोई सी, एक बार ऐसे लेके गए, एक बार ऐसे लेके गए और एक बार ऐसे लेके गए, 3 बार लेके गए, और तीनों ही बार में अगर वर्क डन सेम आया तो इसका मतलब है जो फोर्स आप लगा रहे हो वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर फोर्स के द्वारा किया गया काम पाथ डिपेंडेंट ना हो तो ऐसी फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। याद रह पाएगा? याद करने वाली बात है। सर ऐसा भी हो सकता है? हाँ, there are 3 fundamental conservative forces in physics. First one is gravitational force, the other one is electric force, and the last one, लिखाऊंगा, the last one is magnetic force. ये 3 फंडामेंटल कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं जो बोलती हैं तुम कोई ना पाथ फॉलो करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं कंजर्वेटिव हूं और मेरा फॉर्मूला है, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या तीनों पाथ में डिस्प्लेसमेंट सेम है? यस यस, डिस्टेंस अलग है बट क्या ए से बी का डिस्प्लेसमेंट वही है हर केस में? तो कंजर्वेटिव फोर्स बोलती है मेरे द्वारा किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आई विल बी कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ बेटा बोल। इनडायरेक्टली एक ही बात होगी, मतलब हाँ, तो संदेश देयर आर समथिंग कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आल्सो, जो बोलती है मेरे द्वारा किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, और हम कहलाती हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और हम 2 टाइप की हैं, एक है फ्रिक्शन सॉलिड्स में और एक है विस्कस लिक्विड्स में, फ्लूइड्स में। बता। यस, मैं भी यही बोल रहा हूं, और मैंने आपको कंजर्वेटिव फोर्स समझाने की कोशिश करी। क्या समझ में आ गई? एक ऐसी फोर्स जो जब काम करती है तो पाथ क्या फॉलो हुआ उससे कोई मतलब, उसका कोई नाम क्या है इस फोर्स का? 3 टाइप की होती हैं फंडामेंटल, 3 टाइप की। फिजिक्स में क्लास 11th में एक है और बाकी 2 12th में है। एक का नाम ग्रेविटेशनल, 2 का नाम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। याद रह पाएगा? तो लिखिए कंजर्वेटिव फोर्स। साला कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करने के लिए फोर्स को डिफाइन नहीं करना पड़ता, फोर्स के द्वारा किए गए वर्क को। डेफिनेशन, कंजर्वेटिव फोर्स, a force is said to be conservative if the work done by or against. The force is said to be conservative if the work done by or against the force in moving a body depends only on the initial and final positions. The initial and final positions of the body. Initial and final positions of the body, comma, and not on the nature of path, and not on the nature of path followed, and not on the nature of the path followed between initial and final position, and not on the nature of the path followed by during initial, क्या लिखा? Followed between initial and final
पोजीशंस, फुल स्टॉप। अच्छा एक बात है ना, मैंने शुरुआत में क्या लिखा था, द फोर्स इज, हाँ तो हो गया, द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय और अगेंस्ट। ध्यान देना, किसने काम किया है इस पे, ग्रेविटी ने, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी, किसने काम किया उसके ऊपर, किसने, मैंने, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी और अगेंस्ट द ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन बाय द बॉडी। मतलब इस बोतल को उठाया, ऐसे ले गए, वर्क डन कुछ आया, जैसी मर्जी वैसे ले जाओ, अगर इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है तो वर्क डन कितना आएगा, सेम आएगा। तो ऐसी फोर्सेस का नाम कंजर्वेटिव है। लेकिन 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 अब अगर ये भाई साहब, मैं सुबह सुबह, किसी ने मेरे को परेशान कर रखा है, मान लो वैष्णव ने तो परेशान कर रखा है, वैष्णव बड़ा, मैंने कहा भाई साहब तू आइयो क्लास में सुबह 7 बजे आ जाइयो, वो दीवार पे चाहिए और दीवार पे हाथ रखना चालू करना, करते रहना, शाम को 5 बजे मिलेंगे, ऐसे करते रहना करते रहना करते रहना, तो किसके हाथ का क्या होगा, छिल जाएगा, जल भी सकता है, इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, लगा अबे मैं बात कर रहा हूँ 12 घंटे ऐसे करने को, बचेगा नहीं हाथ में कुछ भी, समझ में आएगी नहीं आया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब यहां से यहां से यहां, तो एक ऐसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है जो बोलती भाई साहब मेरा नाम है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन, और आई विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द पाथ, पहली बात तो यही है, एंड आई विल ऑलवेज डिसिपेट एनर्जी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एनर्जी को डिसिपेट करती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस एनर्जी को कंजर्व रहती हैं, इसलिए नाम क्या आया, समझ आया, कंजर्वेटिव फोर्स का नाम कहां से पैदा हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कि कंजर्वेटिव फोर्सेस एनर्जी को क्या करती हैं, कोशिश करती हैं कंजर्व करने की, हीट लॉसेस नहीं क्रिएट करती, और नॉन कंजर्वेटिव भर के हीट लॉस। समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ जाऊं है बेटा, टेस्ट का टाइम हो गया, अभी कितना है, 12:50 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, आज शाम को 6:30 बजे क्लास कर सकते हैं 1 घंटा, चलो मैं बता दूंगा, ठीक है, तुम लोग की 6:30 बजे से कोई क्लास है, तो चुप रहो, कौन सी क्लास है, कितने बजे कितने बजे, 6:30 बोला ना मैंने, अंग्रेज हो क्या, अलग ही अंग्रेज, किसका, ठीक है ओके, ऐश करो, बीच का पन्ना निकालें और सारे के सारे ऑनलाइन वाले अपना वीडियो ऑन करें, क्या देखेंगे सालों को, ये बात ध्यान रखिए, अगर आपका वीडियो ऑन नहीं होता तो आपको 100 बार करके डेरिवेशन देना पड़ेगा, 100 बार। देखिए क्वेश्चन लिखिए, अपने फेस कैम का खोलना या फिर जहां लिख रहे हैं वहां का, मैं बताऊंगा ना क्वेश्चन, वो तो मैं झूठ बोला था, अरे मैंने झूठ बोला था वो कि ये पूछूंगा, क्वेश्चन तो ये है, पेपर निकालो, वह मर रहे हो, मेरी मर्जी है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेज निकालो बस, फटाफट निकाल लिया पेज, पेज पे अपना नाम लिखे सब लोग, ऑनलाइन वालों भी, अबे आदित्य तरह वीडियो ऑन ना हो रहा भाई, वंशिका, शशांक मिश्रा, बाकी भाग गए, नहीं भागे तो नहीं है, तो बाकी दिख क्यों नहीं रहे यार, अच्छा अलग पेज में होंगे, ओहो सब लोग ऑनलाइन, हाँ भाई साहब क्या बात है, आधे लोग को मैं यहां देखूंगा, आधे लोग को मैं वहां देखूंगा, जिसका नाम दिखा स्क्रीन पे और शक्ल नहीं दिखी 100 बार करके दे यार डेरिवेशन मेरे को, और डेरिवेशन है लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, केवल एक, मैं थोड़ा सा, मैंने एक ही पूछ रहा हूँ ना बेटा, कितनी अच्छी बात है, मैं दो तो पूछ ही रहा हूँ, 2 में से एक ही पूछ रहा हूँ, कोई ट्विस्ट कर दूं ना हल्का सा, ओके नो टेस्ट, क्वेश्चन लिखे, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर banking of road, derive an expression for banking of road with friction। समय शुरू होता है अब, लक्की थोड़ी वीडियो ना, अच्छा, derive an expression for
banking of road, derive an expression for banking of road with friction for its maximum velocity. V max तो निकालता है अबे यार, वो कॉपी खोल के बैठा हुआ है। दे रहा हूं तेरे को। चीटिंग करने वालों, शराब नहीं मत शराब। करना चालू करो, उसमें निकल जाएगा बेटा, रिपीट कर दो। नहीं सुनना मेरे साथ। V max ही निकालते हैं उस डिवीजन में, अंग्रेज भी के। ऐसे ही बात बच जाएगी, समझ में आ जाएगा। तो लड़की का वीडियो और बड़ा होने की वजह से इनको दिखा होगा 112। इशू का वीडियो बड़ा होने की वजह से 112। सर व्हाट्सएप पे सेंड करना है। नहीं कर लिया सर हो गया। हाँ सर। एक मिनट, ऐप पे तुम जाओ, ऐप पे फोटो का ऑप्शन है, एक सेकंड, ठीक है। ऐप पे तुम सीधा फोटो किसी के फोटो जो सारे टेस्ट कर। सर अपलोड नहीं होता है मेरा, मतलब अपलोड करते सबमिट नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे भेज सकते हो, ठीक है। एक सेकंड लगेगा। ऐप खोलो, तुम लोग को अपडेट दे दो। सर व्हाट्सएप पे भेज दें। असाइनमेंट क्रिएट हुआ है टेस्ट के नाम से, अपलोड करना चालू कर, तुम लोग भी अपलोड कर दो तो यहीं मिल जाएगा। सर व्हाट्सएप पे भेजना है। 1:03 के बाद अपलोड नहीं होगा असाइनमेंट। हमारे पास 6 मिनट बचे हैं पूरे क्लास में। अगर कर दूंगा तो मेरे पास क्या सही है, मैं पूरा पहले करूंगा। सर कहाँ पे सेंड करना है? मेरे को व्हाट्सएप कर दे, अगर अपलोड नहीं कर पा रही है तो मुझे व्हाट्सएप कर दे। अगर अपलोड करना आ पा रहा है, मैं टेस्ट आएगा कि अपलोड कर दूं, ठीक है। सर व्हाट्सएप सर। हो गया बेटा, you only have 1.5 minutes left. चला खुशी पेपर कर दो, तो मुझे देते हैं चलो। सर कहाँ पर सेंड करना है? नाम लिखना बेटा,
सर सेंड कहाँ करना है? सर सेंड कहाँ पे करना है? अक्षम अभी तक कर ही रहा है। वीडियो ऑन ना हुई। सर आपको भेज दिया है। समाप्त हो गया। बाय बाय टाटा। सर ऐप पे सेंड नहीं हो रहा। सर आपको व्हाट्सएप कर दिया है। सर व्हाट्सएप कर दिया। थैंक यू सर, बाय। सर व्हाट्सएप कर दिया आपको। सर व्हाट्सएप कर दिया। सर व्हाट्सएप कर दिया मैंने। सर क्लास लीव कर दे क्या? सर आपको व्हाट्सएप कर दिया है। सब व्हाट्सएप कर दिया। यस सर व्हाट्सएप कर दिया। अभी देखिए।